हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नावल काला अंग्रेज का दूसरा भाग। तेजी के साथ सीढ़ियां उतरने के बाद जेम्स एलिस तहखाने में पहुंचे ही था कि दो इंसानों के चीखने चिल्लाने और इस कदर टकराने की आवाज़ें कानों में आने लगीं जैसे उन्हें हलाल किया जा रहा हो। उन आवाज़ों को सुनकर उसके पतले होठों पर मुस्कान रेंगी। बहुत क्रूर मुस्कान थी वह। कदमों में और तेज़ी आ गई। वे चारों सिपाही भी कदमों से कदम मिलाते तेजी के साथ आवाज़ों की दिशा में बढ़ने लगे जो उसके साथ ही तहखाने में पहुंचे थे। उन चारों के कंधों पर बंदूकें लटकी हुई थीं। दूर तक नजर आ रही एक गैलरी में बढ़े चले जा रहे थे वे। गैलरी करीब 15 फुट चौड़ी थी। छत करीब 20 फुट ऊपर। उसमें जगह जगह बल्ब लगे हुए थे। गैलरी उन्हीं से रोशन थी। हर 10 फुट पर दोनों तरफ की दीवारों के सहारे सशस्त्र और बावर्दी सैनिक खड़े नजर आ रहे थे। जेम्स एलिस को वहां देखकर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चौकस नजर आने लगे थे वे। जिसके सामने से गुजरता जाता वही उसे ज़ोरदार सैल्यूट मार रहा था। मुकम्मल तहखाने में गूंज रही चीखें हालांकि सभी के कानों को बेध रही थीं, मगर किसी के भी चेहरे पर दर्द का उतना भाव भी नहीं था जितना बकरे को हलाल करते वक्त उसकी डकराहट को सुनकर हलाल करने वाले के चेहरे पर होता है। सब यूं खड़े थे जैसे हाड़ मांस के बने इंसान नहीं बल्कि मिट्टी के बने पुतले हों। उन सब के सामने से गुजरता जेम्स एलिस दाईं तरफ की दीवार में बने एक दरवाजे के सामने जाकर टिटका। दरवाज़ा बंद था। उस पर ताला लटका हुआ था। उसके साथ चलने वाले चारों सिपाही भी ठिठक गए। एलिस ने जेब से एक चाबी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाने के साथ कहा, उसे लेकर आओ। उनमें से किसी ने भी मुंह से कुछ भी तो नहीं कहा। एक ने आगे बढ़कर चाबी ज़रूर ले ली थी। वे चारों बंद दरवाजे की तरफ लपके, जबकि जेम्स एलिस गैलरी में आगे उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ से इंसानी चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मुश्किल से 2 मिनट चलने के बाद बाईं तरफ वाली दीवार में बने एक ऐसे दरवाजे के सामने पहुंचा जो खुला हुआ था। इंसानी चीखों की आवाज़ उसी के अंदर से आ रही थी। दरवाजे पे एक पल ठिठकने के बाद उसे पार किया। उसका अंदर पहुंचना था कि वहां पहले से ही मौजूद चेहरे ही से जल्लाद से नज़र आने वाले 4 सिपाहियों ने ज़ोरदार सैल्यूट मारे। उन चारों के हाथ रुक गए। उनमें हंटर थे। दो युवक अगल बगल रखी 2 बर्फ़ की सिल्लियों पर पेट के बल लेटे हुए थे, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि सिल्लियों के साथ बंधे हुए थे वे। चीखें और टकराटें उन्हीं के मुंह से निकल रही थीं। निकलती भी क्यों नहीं, दोनों की पीठें लहूलुहान नज़र आ रही थीं। पूरी तरह नंगे थे वे। जिस्म पर कपड़े का रेशा तक नहीं। जगह जगह हंटरों की मार के निशान बने हुए थे। जहाँ वे लेटे थे वहाँ से सिल्लियों ने पिघल कर क्योंकि जगह बना दी थी इसलिए उनके जिस्म उन खाँचों में धंसे से नज़र आ रहे थे। कुछ बताया? एलिस ने चारों सिपाहियों से एक साथ पूछा। सिल्लियों पर पड़े युवकों को मारते मारते हाफ तो वे चारों ही रहे थे, मगर उनमें से एक ने अपनी हाफ पर काबू पाने की नाकाम कोशिश के साथ कहा, कुछ नहीं बता रहे सर। बहुत सख्त जान है साले। अभी तक एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। देंगे। जवाब तो इनके फरिश्तों को भी देना होगा। जेम्स एलिस के मुंह से हिंसक भेड़िए की सी गुर्राहट निकली थी। शायद हम ही लोग गलत रास्ता अपनाए हुए थे। ऐसा रास्ता जिसके लिए ये पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे। चारों में से किसी की समझ में नहीं आया कि एलिस साहब क्या कहना चाहते हैं, इसलिए खामोश ही रहे। ज़ुबान ये तब खोलेंगे जब हम कोई ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिसकी कल्पना इन्होंने ख्वाब तक में न की हो। एक बार फिर चारों खामोश रहे। युवकों की चीखों में थोड़ा विराम आया था। सीधा करो इन्हें, एलिस ने हुक्म दिया। सीधे करके सिल्लियों पर बैठा दो। काफ़ी पिट चुके हैं बेचारे। चारों सिपाही उसके आदेश का पालन करने में जुट गए। जब तक उन्होंने आदेश का पालन किया तब तक जेम्स एलिस एक सिगरेट सुलगा चुका था। दोनों युवकों की उम्र मुश्किल से 18 से 20 के बीच थी। ठीक से दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी अभी। दोनों को रस्सी की मदद से अलग अलग सिल्लियों के साथ एक ही पोजीशन में बांधकर बैठा दिया गया था। दोनों की एक एक टांग सिल्लियों के दाईं तरफ थी, एक एक बाईं तरफ। कलाइयाँ बंधी हुई चेहरे एलिस की तरफ। सिगरेट में कश लगाता एलिस सिल्लियों के नज़दीक पहुंचा और फिर दोनों सिल्लियों के सामने अपने जूतों के पंजों पर बैठता हुआ बोला, तुम दोनों में से शेखर किसका नाम है? दोनों एक साथ बोले, मेरा। मतलब नहीं बताओगे? उसने खूंखार अंदाज में पूछा। बता तो रहे हैं, दोनों ने पुनः एक साथ कहा। यह भी नहीं बताओगे कि सिकंदर कहाँ मिलेगा? एलिस ने यह दूसरा सवाल अपनी सुलगी हुई सिगरेट को उनमें से एक के गुप्तांग की तरफ बढ़ाते हुए किया था। कहाँ है उसका अड्डा? बता देंगे। उसके सिगरेट वाले हाथ की तरफ देख रहे दोनों ने पुनः एक साथ कहा। जय हिंद कहो। अगर मैंने कह दिया तो बता दोगे? हाथ बराबर आगे बढ़ रहा था। अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? एक ही सांस में 1000 बार कहना पड़ेगा। इस बार उसने कहा था
जिसके गुप्तांग की तरफ एलिस का सिगरेट वाला हाथ बढ़ रहा था। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो हम बता देंगे। ये तो ना बताने वाली बात हो गई दोस्त। कहते वक्त जेम्स एलिस के होंठों पर कुटिल मुस्कान थी। एक सांस में 1000 बार तो तुम भी नहीं कह सकोगे। दूसरे ने कहा, अच्छा है, जल्दी समझ गए। बेहतर यह है कि तुम भी इस बात को जल्दी समझ जाओ कि मेरे सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। सिगरेट गुप्तांग के बेहद नज़दीक पहुंच चुकी थी। इतनी नज़दीक कि उसके अग्रिम सिरे की तपिश युवक साफ महसूस करने लगा था। उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के भाव ज़रूर उभरे, लेकिन लहजे में दृढ़ता भरकर बोला, अगर तुम इस सिगरेट के बूते पर मेरा मुंह खुलवाने के ख्वाब सजाए हुए हो तो ये ख्वाब वैसा ही है जैसे ये ख्वाब सजाए बैठे हो कि तुम हमेशा के लिए हमारे मुल्क पर काबिज हो गए हो। आज नहीं तो कल तुम्हें जाना होगा। इस देश की मिट्टी अब ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी तुम्हें। आ आ उसके सिगरेट का जलता हुआ सिरा एलिस ने उसके गुप्ताम पर रख दिया था। यूं टकरा उठा था वह जैसे मरने से पहले तेज़ाब में पड़ा मैटर टकराता है। यही क्षण था जब दूसरे ने आग थूक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ जेम्स एलिस के चेहरे पर थूक दिया था। हरामजादे, एलिस साहब पर थूकने की गुस्ताखी करता है। दहाड़ कर कहने के साथ एक सिपाही ने उसे हंटर मारा। उसके हलक से भी चीख निकल गई। गुप्तांग क्योंकि गीला था इसलिए थोड़ा सा जलाने के बाद सिगरेट बुझ गई। दूसरे की हरकत ने एलिस को मानो पागल कर दिया। झपट कर उसके बाल पकड़े उसने और उन्हें बुरी तरह झंझोड़ता हुआ बोला, तूने अपनी मौत के परवाने पर साइन किए हैं कुत्ते। चाट कर तो देख। जिसका गुप्तान जला था उसने मौका मिलते ही कहा, मेरे यार का थूक बड़ा मीठा है। तुझे अपना पेशाब पिलाऊंगा साले, तब पूछूंगा उसका स्वाद। एलिस उसके चेहरे पर एक घूसा जड़ता हुआ गर्जा था। अपने सवालों के जवाब फिर भी हासिल नहीं कर सकेगा, वे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। पीड़ा से तड़फड़ाने के बावजूद दोनों हंसे। अंदाज उसकी खिल्ली उड़ाने वाला था। हंसने के बाद एक ने कहा, हम भी तो देखें, तेरे पास जादू का ऐसा कौन सा चिराग है जिससे तू हमसे जवाब हासिल कर लेगा। देख नहीं चाहते हो तो देखो कुत्तों। जेम्स एलिस थूक के कारण मानो आपे से बाहर हो चुका था। दरवाजे की तरफ देखो। दोनों ने एक साथ उधर देखा और उनमें से एक की चीख निकल गई, कुंती। तो तू है शेखर। एलिस ने फौरन उसके बाल छोड़कर उसके पकड़ लिए जिसका गुप्तांग जलाया था। देखा, एक सवाल का जवाब तो हासिल कर लिया मैंने। तुम ये बताने को तैयार नहीं थे कि शेखर कौन सा, सलीम कौन सा, इसलिए कपड़े उतरवाए थे, लेकिन खतने भी दोनों के हुए मिले। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं कह सका। वे आंखें फाड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वहाँ 4 सिपाही, वही 4 सिपाही एक लड़की को जकड़े खड़े थे जो एलिस के साथ तहखाने में आए थे। लड़की के मुंह पर टेप चिपका हुआ था। सिपाहियों के बंधन से निकलने के लिए झटपटा रही थी वह। इस कोशिश में मुंह से गूं गूं की आवाज़ें निकल रही थीं। क्यों बे? एलिस ने शेखर को इस कदर झंझोड़ते हुए कहा जैसे बिल्ली चूहे को झंझोड़ती है। हिंदू होने के बावजूद खतना क्यों करा रखा है? अपने धर्म से प्यार नहीं है साले? हिंदू मुस्लिम होंगे हम तेरे लिए। सलीम गुर्राया, आज़ादी के हर दीवाने का एक ही मज़हब है, हिंदुस्तान। अंदर ले जाओ उसे और मुंह से टेप हटा दो। जेम्स एलिस ने दरवाजे की तरफ देखते हुए हुक्म दिया। सिपाहियों ने बगैर देर किए हुक्म का पालन किया। मुंह आज़ाद होते ही कुंती चीख पड़ी, भैया। तू कहाँ से हाथ लग गई इन जालिमों के? शेखर क्या उठा। बोल, जादू का चिराग है या नहीं तेरे पास, मेरे पास? दांत भींच कर कहने के साथ एलिस ने एक बार फिर शेखर को झंझोड़ा था। अगर तू ये सोच रहा है कि कुंती को मारने की धमकी देकर मेरा मुंह खुलवा लेगा तो बहुत बड़े मुगालते में है फिरंगी। पीड़ा से छटपटाता शेखर दृढ़तापूर्वक कह उठा, माँ भारती के सामने बहनों की भला कीमत ही क्या है? ऐसी 1000 बहनें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सिकंदर का पता नहीं बताएंगे। बच्चा है बेटे, बच्चा है अभी। एलिस ने जहर बुझे सर में कहा, कुंती को मारकर हम तेरी मुश्किल आसान नहीं करेंगे। और क्या करेगा इसका? देखना चाहता है तो देख। वैश्याना अंदाज में कहने के साथ एलिस ने उन चारों सिपाहियों का इशारा किया। उस इशारे का मतलब जैसे उन्हें पहले से ही मालूम था। उनमें से एक ने कुंती के तन पर मौजूद कुर्ते को पीछे की तरफ से गर्दन के नज़दीक से पकड़ा और जोर से झटका दिया। चिर्र की आवाज़ के साथ कुर्ता फटता चला गया। ये क्या कर रहे हो हरामजादों? सलीम चीखा, ये क्या कर रहे हो तुम? कुंती को हाथ भी लगाए तो चीर फाड़ कर डाल दूंगा। अरे, तू इतना क्यों फड़फड़ा रहा है? एलिस बोला, बहन तो ये शेखर की है। तेरा तो साला परिवार ही मिलकर नहीं दिया। ऐसा लगता है किसी नाजायज़ बाप और नाजायज़ ही माँ की औलाद है तू। पैदा होते ही उन सालों ने कूड़े के ढेर में डाल दिया होगा। कुछ मत बताना शेखर, कुछ मत बताना इन कमीनों को। कुंती चीखती चली गई, माँ भारती की कसम है तुम्हें। मेरे साथ ये भले ही चाहे जो करते रहे, मगर देश से गद्दारी मत करना। अरे, ये पट्टी भी माँ भारती की गुलाम निकली। कहने के साथ चहलकदमी सी करता एलिस उसके नज़दीक पहुंचा और अपना हाथ उसके चेहरे पर घुमाता हुआ बोला,
क्या कहा तूने? क्या कहा? यह कि हम तेरे साथ चाहे जो करते रहे। क्या तू जानती है हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं? मुझे बेइज्जत करने के अलावा और क्या कर सकता है तू? कुंती कुंती सिंगनी की मानंद दहाड़ी। इसके अलावा तुम फिरंगियों को और आता ही क्या है? अपनी ही माँ बहनों की कद्र करना नहीं जानते तो दूसरों की माँ बहनों की कद्र क्या करोगे? बेकार डर रही है बावली। मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। मैंने तो यहाँ तुझे तेरे भाई से मिलाने के लिए बुलाया। जब मिल ले अपने भाई से। उसने सिपाहियों से कहा, छोड़ दो इसे। सिपाही तुरंत उसे छोड़कर पीछे हट गए। भैया! आज़ाद होते ही वह ज़ोर से चीख कर शेखर की तरफ लपकी। ठीक उसी क्षण एलिस ने उसका कुर्ता गिरेबान से पकड़ लिया। नतीजा ये कि कुर्ते का एक बड़ा हिस्सा उसके हाथ में झूलता रह गया और हवा में चकराती हुई जब वह सिल्ली पर बैठे शेखर के नज़दीक जाकर गिरी तो छातियों पर कुर्ते का वह हिस्सा नहीं था, केवल ब्रा रह गई थी वहाँ। अरे ये क्या हुआ? अपने हाथ में मौजूद कुर्ते के हिस्से को देखता एलिस बोला, ये कमबख्त तो मेरे हाथ में ही अटका रह गया। ऐसा कैसे हो गया भला? सिल्लियों के नज़दीक गिरी पड़ी कुंती ने अपने दोनों बाजुओं की कैंची से छातियों को ढांपने की असफल कोशिश करते हुए चीख कर कहा, तेरी लाश में कीड़े पड़ेंगे जेम्स एलिस। तेरी माँ बहनों की भी इसी तरह बेइज्जती होगी। सच कहता हूँ, जानकर कुछ नहीं किया मैंने। वो तो पता नहीं साले ये कैसे मेरे हाथ में उलझा रह गया। कहने के साथ उसने अपने हाथ में लटके उसके कुर्ते के टुकड़े को देखने के साथ कहा था और फिर उसे इस तरह अपने हाथ से छिटका जैसे सांप का बच्चा हो और कुंती की तरफ बढ़ता बोला, मैं तुझे तेरे भैया से हाथ भी मत लगाना एलिस। हाथ भी मत लगा देना अब कुंती को। सलीम दहाड़ा, अगर तूने ऐसा किया तो कसम परवरदिगार की, सिकंदर खान भी तेरी बीवी के साथ ऐसा ही करेगा। देखा? देखा साथियों? एक एक सिपाहियों की तरफ पलटते हुए एलिस ने कहा, जब भी मैं कुंती रानी की तरफ बढ़ता हूँ तो शेखर से ज़्यादा पेन इसके दिल में होता है। एक बार को भाई बेचारा तो चुप रह जाता है मगर ये चुप नहीं रह पाता। क्या तुम समझ सकते हो? समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? सब चुप। मैं बताता हूँ, क्योंकि जानता हूँ। मैं कहता चला गया, जो कुंती को उठाकर लाए हैं मेरे वे गुप्तचर ये भी पता निकाल लाए हैं कि शेखर और सलीम पड़ोसी हैं। बचपन के दोस्त हैं ये दोनों, बल्कि तीनों। साथ खेलते हुए ज्यों ज्यों जवान होते गए दोस्ती बढ़ती गई। शेखर बेचारा सोचता रहा सलीम सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरी बहन को अपनी बहन मानता है, मगर नहीं, हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि जवान हो रहे कुंती और सलीम के बीच कुछ और ही पक रहा था। कुछ ऐसा जिसका शेखर बेचारा को ज़रा भी इल्म नहीं था। जवान होते छोरे छोरी में ऐसा अक्सर पक जाया करता है। क्यों सलीम मियाँ, कुछ गलत तो नहीं फरमा दिया मैंने? एलिस ने पूछा। सलीम से था, लेकिन देखा कनखियों से शेखर की तरफ था। वह उस पर अपने शब्दों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था और प्रतिक्रिया उसकी आशाओं के अनुरूप हुई। शेखर बुरी तरह चौंकता नजर आया था। चौंक कर सलीम की तरफ देखा। सलीम सकपकाया। सकपकाई कुंती भी थी। बात समझ में आई दोस्तों? एलिस ने एक बार फिर सिपाहियों की तरफ पलटते हुए कहा था। इसलिए कुंती रानी को यहाँ देखकर भाई से ज़्यादा सलीम मियाँ को तकलीफ हुई थी। शेखर की बहना सलीम मियाँ की माशूका जो है। ये क्या बक रहा है कुंती? शेखर चीख पड़ा, क्या बक रहा है ये हरामजादा? क्या ये सच है? संभालो शेखर, संभालो खुद को। सलीम ने कहा, फिरंगियों की पुरानी चाल है ये, फूट डालो और राज करो। लो कर लो बात। एलिस ने एक बार फिर सैनिकों की तरफ पलटते हुए कहा था। दोस्ती की आड़ में शेखर भाई की इज्जत पर हाथ ये साफ करता रहा और दोष हमारा है। हम फूट डाल रहे हैं। अरे फूट तो हम तब डाल रहे होते भैया जब हम झूठ बोल रहे होते। जो हमने कहा उसमें बाल बराबर भी झूठ हो तो कोई बात है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कुंती, तुझसे। शेखर जैसे अचानक फट गया, ज्वालामुखी बन गया था। सच्चाई बता मुझे। ये सच है भैया। कुंती ने गर्दन झुका ली। सन्न रह गया था शेखर, सन्न। बहुत देर तक उस पर कुछ कहते ही न बन पड़ा। चेहरे पर हैरत और गुस्से के भाव लिए सब कभी कुंती की तरफ देख रहा था, कभी सलीम की तरफ। लो, मुकदमा ही खत्म। अपना तीर सही निशाने पर लगता देखते ही एलिस के होठों पर जहरीली मुस्कान फैलती चली गई। शेखर के गुस्से की आग में उसने घी की आहुति दी। अब जाकर पता लगा होगा शेखर भाई को कि सलीम मियाँ इनके कैसे दोस्त थे। ये तूने ठीक नहीं किया सलीम, ठीक नहीं किया तूने। शेखर के दिमाग ने मानो उसका साथ छोड़ दिया। तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मौका मिला तो मैं तेरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। और मौका दे सकता हूँ सिर्फ मैं, एलिस ने कहा। मतलब? शेखर ने उसे घूरा। एलिस ने पुनः कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही ताकि कुंती ने कहने की कोशिश की, भैया एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जिस हालत में उसी में ज़मीन में गाड़ दूंगा। शेखर दहाड़ा, बहन के नाम पर कलंक है तू। आज के बाद मुझे भैया कहने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। सलीम ने कहा, समझने की कोशिश कर शेखर, ज़ुबान को लगाम दे गद्दार कीड़े। साफ नज़र आ रहा था कि इस वक्त शेखर का बस चले तो सलीम को कच्चा चबा जाए। सब कुछ समझ चुका हूँ मैं, अब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि सलीम या कुंती में से पुनः कोई कुछ कहे, मोर्चा जेम्स एलिस ने संभाला। इन दोनों के झमेले में मेरी बात बीच में रह गई शेखर भाई।
मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने अरमान निकालने का पूरा पूरा मौका दे सकता हूँ, और बदले में चाहोगे कि मैं तुम्हें सिकंदर के अड्डे का पता बता दूँ। शेखर ने उसे खा जाने वाली दृष्टि से घूरा था। कितने समझदार हो शेखर भाई, तुम कितने समझदार हो। वह कहता चला गया। कसम से दिल कुर्बान हो जाना चाहता है तुम पर। कहो तो खोल दूँ हाथ पैर। नहीं जेम्स एलिस, शेखर ने दांत भींचकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा। नहीं चली तुम्हारी ये चाल। मतलब किया तो मेरे साथ ऐसा है हरामजादे ने कि भगवान ने कभी मौका दिया तो इसकी तुक्का बोटी अलग कर दूंगा। मगर तुमसे मौका नहीं चाहिए, सिकंदर की कीमत पर मौका नहीं चाहिए मुझे। तो मौका फिर कभी मिलेगा भी नहीं दोस्त। मुझे मौका नहीं मिला तो भगवान सजा देगा इसे। शेखर कहता चला गया। जो कुछ इसने मेरे साथ किया है वो उसने भी देखा, और उसके घर देर है अंधेर नहीं। मतलब तुम इस तरह नहीं मानोगे, जेम्स एलिस ने निर्णय पर पहुंचते हुए कहा। उस तरीके से मानने का मन बनाए बैठे हो जिस तरीके से मुझे मालूम है कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मतलब मैंने सीधी उंगली से घी निकालने की काफ़ी कोशिश की मगर नहीं निकला। उसने सिपाहियों से कहा, काम चालू करो। ये माल साला तुम्हारे ही मुकद्दर में लिखा है। उसका इतना कहना था कि वे चारों सिपाही जो उसके साथ आए थे यूँ कुंती पर झपट पड़े कि क्या महीनों के भूखे भेड़िए अपनी गिरफ्त में फंसी ताज़ा तरीन हिरनी पर झपटते होंगे। ठीक हिरनी की मानंदी में आई थी कुंती। मगर अब भला उसके में आने का किसी पर क्या फ़र्क पड़ना था। कोई उसे भुजाओं में भरे हुए था, कोई गाल चूम रहा था, कोई नितंबों पर दांत गड़ाए हुए था, तो किसी ने बरा एक तरफ उछाल दी। वहशियाना खेल शुरू हो चुका था वहाँ। कुंती चीख रही थी, शेखर चीख रहा था, सलीम चीख रहा था। मगर वे सारी चीखें चार सिपाहियों के अश्लील अट्ठासों में दबकर रह गईं। उस सारे सीन का आनंद उठाते एलिस ने एक और सिगरेट सुलगा ली थी। उसमें कश लगाता सारे दृश्य को वह ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे स्टेज पर चल रहे किसी नाटक को देख रहा हो। उस वक्त कुंती की सलवार भी तार तार होकर कमरे में जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर रह गया था उसके जिस्म पर, और वह बचने की नाकाम कोशिश में चीखती चिल्लाती सारे कमरे में भागती फिर रही थी। जिस वक्त सलीम हलक फाड़कर चीख पड़ा, बंद करो हरामजादो, बंद करो ये शर्मनाक खेल। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। क्या कहा तुमने। एलिस एक बार फिर अपने जूतों के पंजों पर उसके नज़दीक बैठता हुआ बोला। बात को ज़रा दोहराओ, मेरे कानों ने ठीक से नहीं सुना कि तुमने क्या कहा। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, उन्हें रोको। क्या बताने को तैयार हो। मुझे सिकंदर का पता चाहिए। बताऊँगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। ही ये तो कमाल हो गया। आंखें गोल करके एलिस अजीब अंदाज में हंसा। जल्लाद से नज़र आने वाले सिपाहियों की तरफ घूम कर देखा। देखा तुमने, कमाल हो गया ये तो। मैं तो भाई को तोड़ना चाहता था, ये तो आशिक टूट गया। भाई से कहीं ज़्यादा गहरी मोहब्बत तो आशिक की निकली। एक सिपाही के हाथ में कुंती का अंडरवियर आ गया था। उसके तन पर मौजूद उसे एकमात्र कपड़े को भी उतारने की कोशिश कर रहा था वह। उस दृश्य को देखकर तो मानो सलीम पागल ही हो गया। दहाड़ा, उन्हें रोको एलिस, उन्हें रोको। सुना नहीं तुमने, मैं सिकंदर का पता बताने को तैयार हूँ। और फिर जेम्स एलिस के एक ही हुक्म पर कुंती के जिस्म को नोच खसोट रहे चारों सैनिकों के हाथ इस तरह रुक गए जैसे चाबी से चलने वाले खिलौनों की चाबी अचानक खत्म हो गई हो। हाँफते हुए वे सब एलिस की तरफ देख रहे थे। घुटनों में चेहरा दिए कुंती कमरे के एक कोने में बैठी अपनी नग्नता को छुपाने का असफल प्रयास करती हुई बुरी तरह रो रही थी। उसकी पीठ इन सब की तरफ थी, जिस्म का अगला हिस्सा कमरे की दो दीवारों के जोड़ की ओर। सब कुछ रुक गया। देख, मेरे एक ही हुक्म पर सब कुछ रुक गया। एलिस काफ़ी देर बाद बोला। अब तो ये भी समझ गया होगा कि मेरे एक ही हुक्म पर सीन फिर वहीं से आगे चालू हो जाएगा जहाँ रुका पड़ा है। शक्ल तो देख, ज़रा गौर से शक्ल तो देख मेरे सिपाहियों की। उनकी हालत उन कुत्तों जैसी है जिनके मुंह से निवाला छीन लिया गया हो। इस वक्त उससे बड़ा विलेन उन्हें दुनिया में कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा होगा। पर तुझे भी मान गया उस्ताद, पक्का आशिक निकला, एकदम घुटा हुआ। भाई ने तो साले ने आंखें बंद कर ली थी, मगर तू अपनी माशुका का अंडरवियर उतरते नहीं देख सका। सलीम कुछ बोला नहीं, चेहरा ज्वालामुखी की मानन भभकता नजर आ रहा था। अब जल्दी से बोल, एलिस ने कहा। धैर्य की ज़बरदस्त कमी है मुझ में, सिकंदर का पता होगा। मेरी एक शर्त है, सलीम ने चट्टानी सर में कहा। शर्त। एलिस चौंका। अबे तू तो पैतरा बदल रहा है। जब तक उसे नहीं मानोगे तब तक कुछ नहीं बताऊंगा। उस्तादी नहीं चलेगी उस्ताद। इसके अलावा तुम कोई शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो कि कुंती का अंडरवियर ना उतारा जाए, रेप के चरमोत्कर्ष से ना गुजारा जाए उसे। और फिलहाल मैंने वह सब रोक दिया। बताना है तो बताओ, नहीं बताना तो सीन आगे बढ़ाऊँ। तुम्हारे ये सब रोक देने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपना फ़ायदा? अपना क्या फ़ायदा चाहते हो तुम? सलीम ने एक झटके से कह दिया। कुंती के साथ मुझे तुम्हें 1 घंटे के लिए किसी और कमरे में भेजना होगा। क्या? एलिस उछला। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, सलीम ने सपाट लहजे में कहा। धत तेरे की। किलकारी सी मारकर एलिस ताली बजाता हुआ क्या उठा। मैं भी कितना ना समझूँ, समझ ही नहीं सका कि तो सब कुछ बताने की पोजीशन में पहुंचा तो क्यों पहुंचा। बात ज़रा देर से समझ में आई। तुझे लगा जो हक तेरा है
उसे कोई और लूट रहा है। बस यही ना देख सका तू, इसी ख्याल से उखाड़ दिया तुझे। अब तुम जो भी समझो, सलीम ने दृढ़तापूर्वक कहा। मगर ये बात पक्की है कि जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा हरामजादे, शेखर चीखा। उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर सलीम ने एलिस की तरफ देखते हुए कहा, यह बात मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ कि सब कुछ बता देने के बाद भी हम तीनों में से कोई बचने वाला नहीं है। और जब कोई बचेगा ही नहीं तो क्यों ना अपनी उस हसरत को पूरी कर लूँ जो बचपन ही से मेरे दिलो दिमाग में है। मतलब मोहब्बत तो हो गई थी तुम्हारी, मगर वो नहीं हो सका, वो जो मेरे सिपाही करने वाले थे। सलीम चुप। होता है, इस उम्र की मोहब्बत में अक्सर हो जाता है ऐसा कि मोहब्बत तो हो जाती है मगर बात उससे आगे नहीं बढ़ पाती। एलिस ने मज़ा लेने वाले अंदाज में कहा, मगर होता है ऐसा इंडिया में ही है। मेरे मुल्क में नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है। वहाँ तो पहले वो होता है जो यहाँ सालों साल नहीं होता। मोहब्बत बाद में होती रहती है। सलीम अब भी चुप रहा। हालांकि मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ सलीम मियाँ। समझ सकता हूँ एक आशिक की उस चाहत को जिसे वह बचपन से केवल इसलिए सीने में दफनाए रहा कि लड़की पर इम्प्रेशन ज़रा ठीक रहे। वह चाहत ऐसे मौके पर नहीं उभरेगी तो कब उभरेगी? जब आशिक को लगा कि अब ना माशुका की ज़िंदगी बाकी बची है ना मेरी, तो क्यों ना उस चाहत को पूरा कर लिया जाए। ठीक सोचा सलीम मियाँ, 100% ठीक सोचा तुमने। मगर अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हारी इस शर्त को मानने के ज़रा भी मूड में नहीं हूँ। तो मैं भी शर्त मानी जाने से पहले सिकंदर का पता बनाने के मूड में नहीं हूँ। सलीम का सर बता रहा था कि उसका यह फैसला अंतिम है। मेरे कहने से सीन को तुमने जहाँ रोक दिया था बेशक उससे आगे बढ़ा सकते हो। एलिस उसे देखता रह गया। हालात ऐसे थे कि बहुत देर तक कुछ कह नहीं सका। काफ़ी देर के मंथन के बाद बोला, और अगर तुमने कुंती से मौज लेने के बाद भी हमें ठेंगा दिया, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, तो किसकी माँ को माँ कहेंगे हम? तहखाना तुम्हारा है एलिस। चप्पे चप्पे पर तुम्हारे ही सैनिक तैनात हैं। कुंती को लेकर मैं कहीं भाग नहीं जाऊँगा। जो अब कर रहे हो वो ऑप्शन तब भी तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है सलीम मियाँ, शर्त मंजूर है तुम्हारी, मगर मगर आधी शर्त मंजूर है। मतलब तुमने जो अलग कमरे की डिमांड रखी है वो पूरी नहीं होगी। यानी जो करना यहीं करना होगा, हम सब के सामने, अपने प्यारे प्यारे दोस्त के सामने खुलेआम। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो मेरे सिपाही कर रहे थे वो तुम करोगे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो अब मुझे कहना होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। पर यह कैसी अटपटी डिमांड है तुम्हारी? क्या तुम ये कल्पना कर रहे हो कि मैं किसी भी तरह वहाँ से भाग सकता हूँ? जिस कमरे में हम होंगे उसके चारों तरफ तुम सैनिक तैनात कर सकते हो। ना भी भाग सको तब भी मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकता। जेम्स एलिस कहता चला गया। और वैसे भी जो तुम करने वाले हो उसे देखने का भी तो अपना अलग मज़ा होता है मियाँ। मेरे वे सैनिक बेचारे कम से कम उतना मज़ा तो ले सकेंगे। खुद को और कुंती रानी के भाईजान को ही क्यों अलग रखूँ? उस सब को देखने का अधिकार तो हमें भी है। चेहरे पर वही पत्थर की सी कठोरता लिए सलीम ने एक नज़र शेखर पर डाली और फिर वापस एलिस की तरफ देखता हुआ एक झटके से बोला, मैं तैयार हूँ। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सलीम नाम के दरिंदे। शेखर अंतर्नाद कर उठा। कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आस्तीन में छुपा तू इतना जहरीला नाग है। कुछ बोलना तो दूर, सलीम के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं हुई। यूं देखता रहा शेखर की तरफ जैसे उसका कोई शब्द उसके कानों तक ही ना पहुंच पाया हो। ये क्या कर रहे हो सलीम? अपने जिस्म को छुपाने के प्रयास में फर्श पर गठरी बनी पड़ी कुंती सलीम को अपनी तरफ बढ़ता देख कर बुरी तरह रोती हुई चीख रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? ज़रा भी तो सलीम के चेहरे पर मौजूद पत्थर की सी कठोरता पर ज़रा भी तो फर्क नहीं पड़ा। पूरी तरह नंग धड़ंग वह उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। रुक जा जलील कुत्ते, रुक जा। शेखर पागल हुआ जा रहा था। और कितना नीचे गिरेगा? इस बार भी सलीम कुछ नहीं बोला। मैं सोच भी नहीं सकती थी सलीम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे निकलोगे। वह जार जार रो रही थी। कैसे कर सकोगे? कैसे सबके सामने तुम अपनी कुंती को जलील कर सकोगे? मरना तो हम सभी को है सलीम, मगर प्लीज़ ऐसा मत करो। मगर सलीम भला अब कहाँ रुकने वाला था? बढ़ो सलीम मियाँ, आगे बढ़ो। बचपन से जो हसरत तुम्हारे दिल में घुट रही थी उसे पूरी करने का मौका दिया है मैंने। मेरे तो पैर धो धो कर पीने चाहिए तुम्हें। एलिस पूरे चटकारे लेता हुआ कह रहा था। इस सीन की तो साली मैंने कल्पना ही नहीं की थी। मैं तो अपने सैनिकों पर ही अटका रह गया था। दुनिया का सबसे रोमांटिक सीन होगा ये। भाई के सामने उसकी बहन और दोस्त, वाह मज़ा आ गया। अभी कहाँ, पूरा मज़ा तो अब आने वाला है। सलीम कुंती के नज़दीक पहुंचा, दोनों हाथ बढ़ाकर उसके नग्न कंधों पर रखे, और यही क्षण था जब अपनी नग्नता की ज़रा भी परवाह किए बगैर कुंती चटक कर यूं दूर जा खड़ी हुई जैसे सलीम के हाथों से हज़ारों वोल्ट का झटका लगाओ। वाह वाह, एलिस कह उठा, क्या सीन है यारो। कुर्बान जाऊं, दिल से कहो मज़ा आया या नहीं? मुझे हाथ भी लगाए सलीम तो अच्छा नहीं होगा, दूर रह मुझसे। कुंती हिंसा सिंगनी की भांति गुर्रा उठी थी। इसे प्यार कहता है तू? इसे प्यार कहता है?
मेरे जिस्म की खातिर माँ भारती से गद्दारी करने को तैयार हो गया। थू है तुझ पर, थू। उसने सचमुच सलीम पर थूक दिया था। थूक सीधा सलीम के चेहरे पर जाकर गिरा था, मगर मजाल है जो उस पर मौजूद खुरदरी कठोरता में ज़रा भी फर्क पड़ा। जब तब भी सलीम नहीं रुका, लगातार कुंती की तरफ बढ़ता ही रहा तो कुंती पीछे हटी। झपट, एलिस ने कहा। झपट कर दबोच ले उसे, इतनी देर क्यों लगा रहा है गधे? तेरी जगह मैं होता तो यही करता। और उसके कहते ही सलीम सचमुच बाज की तरह झपटा। बाज से कबूतरी भला कभी बची है जो कुंती बच पाती? सलीम ने उसे सचमुच दबोच लिया। कुंती की सुराहीदार गर्दन थी उसके दोनों मजबूत हाथों में। दांतों पर दांत जमाकर वह उसे भींचता चला गया। साथ ही बोला, माफ़ कर देना कुंती मुझे। तुझे इन दरिंदों के शिकंजे से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कुंती का दम घुटने लगा था, चेहरा सुर्ख हो गया था। पलकों से बाहर आती चली जा रही आंखों में हैरत के भाव उभरे। सलीम का इरादा समझ में आते ही उनमें प्रशंसा के कण भी नजर आए। घुटी घुटी सी आवाज़ में क्या उठी वे, शाबाश मेरे सलीम, शाबाश। माफ़ कर देना मुझे, मैंने कितना गलत समझा तुम्हें। मेरी दुआ है हर लड़की को माँ भारती का तुम सा सपूत मिले, और तुम भी। सलीम ने पूरी ताकत से कुंती की गर्दन दबाने के साथ शेखर की तरफ देखते हुए कहा था, तुम भी सलीम को माफ़ करना दोस्त, मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। शेखर हैरान, हतप्रभ। अरे, एक सैनिक चीखा, ये तो उसे मार रहा है साहब, ये तो गर्दन दबा रहा है उसकी। दृश्य ऐसा था कि जेम्स एलिस बुरी तरह बौखला गया। पलक झपकते ही जेब से रिवॉल्वर निकाला उसने। धाएँ धाएँ 2 गोलियां चली, दोनों सलीम के जिस्म में जा धंसी। मगर मजाल है जो कुंती की गर्दन पर उसके हाथों की पकड़ में ज़रा भी शिथिलता आई। 2 गोलियां लगने के बावजूद कुंती को गर्दन से यूं ही पकड़े एलिस की तरफ घूमा वे। रुक क्यों गया अंग्रेज़ी कुत्ते? सिर्फ 2 ही गोली चलाकर रुक क्यों गया? चला गोली। वो गोली निकाल अपने रिवॉल्वर से जो सलीम को उसका मिशन पूरा करने से पहले लुढ़का सके। दांतों पर दांत जमाए वह विजयी मुस्कान के साथ कहता चला गया, मेरा दावा है ब्रिटेन की किसी फैक्ट्री में अभी तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो मुझे कुंती का खात्मा करने से पहले मार सके। थाएं थाएं। एलिस का रिवॉल्वर 2 बार और गरजा। वे दोनों गोलियां सलीम की पसलियां तोड़ गई, मगर कुंती की गर्दन पर उसके हाथों की पकड़ कुछ और मजबूत हो गई थी। इतनी ज़्यादा कि कुंती के जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर इकट्ठा हो गया। आंखें पलकों से कूदने को तैयार थी, जीभ बाहर लटक आई। उस पोजीशन में भी उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक से बाहर नहीं आ सकी। सलीम ने ही कहा, समझ रहा हूँ कुंती, समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहती है, मगर इसमें शुक्रिया अदा करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं ही भला अपनी आंखों से तुझे इन दरिंदों के हाथों लुटते कैसे देख सकता था। धाएँ धाएँ 2 गोलियां और चली। वे दोनों सलीम के सिर के पर खच्चे उड़ा गई। लहूलुहान होकर वह गिरा, साथ ही कुंती भी गिर गई। उसे चेक करो, एलिस दहाड़ा, वो मरनी नहीं चाहिए। कई सैनिक कुंती की तरफ झपटे। एक ही पल बाद एक सैनिक ने कहा, ये तो मर गई साहब। नहीं, पगला ऐसा वह उनकी ओर झपटा था। उस वक्त जेम्स हैरिस कुंती की नब्ज टटोल रहा था जब, मेरा दोस्त कामयाब हो गया हरामजादों, मेरा दोस्त कामयाब हो गया। इस दहाड़ के साथ शेखर ने जो अपनी 7 पुश्तों की ताकत इकट्ठी करके झटका दिया तो बर्फ़ की सिल्ली बीच में से टूट गई। इससे पहले कि उनमें से कोई इस बात को समझ पाता कि वह आज़ाद हो चुका है, शेखर ने एक सैनिक की बंदूक छीनी और उसकी नाक एलिस की कनपट्टी पर रखता गरजा, किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं इस कुत्ते का भेजा उड़ा दूंगा। सब हैरान, जहाँ के तहाँ जड़वत। जेम्स एलिस तक दुनिया का सबसे खूंखार शख्स नजर आ रहे शेखर ने दूसरा सेंटेंस उसी से कहा, ज़रा भी हिला अंग्रेज़ी कुत्ते तो उंगली तक हिलाने लायक नहीं रहेगा। मेरे यार को ख़त्म करने के लिए तुझे 6 गोलियां खर्च करनी पड़ी, मगर तेरे लिए एक ही गोली काफ़ी होगी। एलिस जैसा था उसी पोजीशन में बोला, क्या चाहता है? शेखर जानता था कि अगर उनमें से किसी को ज़रा सा भी मौका मिल गया तो बड़ी मुश्किल से हाथाई बाजी उसके हाथ से निकल जाएगी। सो पूरी तरह सतर्क अंदाज में बोला, दरवाजे की तरफ बढ़, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और तुम सुनो, उसने सैनिकों से कहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ना तो दूर, अगर तुम में से कोई हिला भी तो इसकी लाश देखने को मिलेगी। भंवर में फंसे एलिस ने कहा, वही करो जो ये कहता है। इस तरह शेखर उसे कवर किए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मजाल है कि उनमें से किसी ने जुम्बिश भी खाई हो। एलिस को बंदूक की धार पर रखे हुए कमरे से बाहर आ गया। गैलरी में मौजूद सैनिकों ने उस अद्भुत दृश्य को देखा तो उनमें हलचल हुई। हाथ अपने कंधों पर लटकी बंदूकों की तरफ बढ़े ही थे कि शेखर की एक ही चेतावनी ने जहाँ के तहाँ टटका दिए। जेम्स एलिस को भला कौन मरने दे सकता था? अपनी समस्त इंद्रियों के साथ सतर्क शेखर उसे उसी के सैनिकों के बीच से गुजारता ले गया। जब वह सीढ़ियों के नज़दीक पहुंचा और एलिस ने उनकी तरफ बढ़ना चाहा तो शेखर गुर्राया, इस तरफ नहीं, ये सीढ़ियाँ तो सीधी महल के उस कक्ष से शुरू होती हैं जिस पर तूने अपना कब्जा किया हुआ है। और तहखाने से बाहर ही तो निकलना चाहोगे तुम? जेम्स एलिस ने कहा, और बाहर निकलने का रास्ता यही है। एक रास्ता वह भी है। शेखर ने दाईं
दीवार में मौजूद एक ऐसे विशाल दरवाजे की तरफ इशारा करने के साथ कहा जो इस वक्त बंद था। उस दरवाजे की तरफ बढ़ो। जेम्स एलिस के मुंह से हैरत अंगेज स्वर निकला। तो मैं उस रास्ते के बारे में कैसे मालूम? पिछले 1 हफ्ते से कैद हूँ यहाँ। तेरे बेवकूफ़ सैनिकों को इतनी अकल नहीं है कि किसके सामने क्या बातें की जाए। उन्हीं की बातों से पता लगा मुझे कि सीढ़ियों वाला रास्ता महल में तेरे कक्ष में खुलता है और इस दरवाजे वाला महल से 5 मील दूर घने जंगल में मौजूद एक सूखे कुएं में। एलिस पर कुछ कहते नहीं बन पड़ा। इतना ही नहीं, शेखर उसका मनोबल तोड़ देने की मंशा से कहता चला गया, ये भी पता है मुझे कि इस 5 मील लंबी गुफा में ऐसे ऐसे 5 मजबूत दरवाजे मिलेंगे, हर मील पर एक, और हर दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ एक इस तरफ से खोला जा सकता है, यानी कुएं से यहाँ नहीं आया जा सकता, सिर्फ यहाँ से कुएं में जाया जा सकता है। अब्दुल गनी ने गुप्त रास्ता ऐसे समय में महल से फरार हो जाने के लिए बनवाया था जब दुश्मन न सिर्फ महल को घेर ले बल्कि उसकी सेना को परास्त करता हुआ अंदर भी घुस आए। एलिस ने कहने की कोशिश की, 5 मील लंबा रास्ता? मुझे ये भी मालूम है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शेखर ने कहा, अब्दुल गनी इतना बेवकूफ़ राजा नहीं है कि संकट के समय निकल जाने की मंशा से बनाए गए इस रास्ते को उसने पैदल पार करने की कल्पना की थी। उस तरफ बढ़, अपने आप उसके द्वारा किया गया इंतज़ाम नज़र आ जाएगा। एलिस की स्थिति मरता क्या ना करता वाली थी। ये सोचकर तहखाने में तैनात रहने वाले सिपाहियों पर गुस्सा आ रहा था उसे कि कमबख्तों ने ऐसा कुछ भी तो नहीं छोड़ा था जो शेखर को पता न हो। उसका इरादा महल में ले जाकर किसी जगह उसे चकमा दे देने का था, क्योंकि वहाँ सैनिकों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उसके एक वार करने के साथ शेखर सब पर निगाह नहीं रख सकता था। मगर उसके इस इरादे पर तुषारपात हो गया था। शेखर उसे कवर किए उस भारी भरकम दरवाजे के नज़दीक ले गया, जो किसी भी तरह किसी महल के मुख्य द्वार से कम मजबूत नहीं था, मगर जब वह खुलता ही इस दिशा में था तो मजबूती क्या करती। शेखर ने आदेश दिया और दरवाज़ा उसे खोलना पड़ा। उस दरवाजे के पार 30 फुट चौड़ी उतनी ऊंची गुफा थी। दरवाजे के उस तरफ पहुंचते उसे कवर किए ही किए शेखर ने बाईं दीवार में बनी एक अलमारी सी खोली और उसमें लगा एक भारी सा स्विच ऑन कर दिया। उसका ऑन होना था कि गुफा दूर तक रोशन हो गई। छत में हर 15 गज पर बल्ब लगे हुए थे, जो उसके एक ही बटन ऑन करने से रोशन हो गए थे। सरल रेखा सी गुफा दृष्टि के अंतिम छोर तक नजर आ रही थी। उसकी दीवारों और छत में भले ही ऊबड़ खाबड़ पत्थर नजर आ रहे हो, लेकिन फर्श एकदम समतल था। रेल की पटरी बिछी हुई थी। वहाँ पटरियों पर 4 ट्रॉलियाँ खड़ी थी, लोहे के छोटे छोटे पहियों वाली, वैसी ट्रॉलियाँ जैसी रेलवे स्टेशन पर माल ढोने के लिए खड़ी रहती हैं। उन्हें हाथ से चलाना पड़ता है, जबकि यहाँ मौजूद ट्रॉलियों पर छोटे छोटे मोटर लगे हुए थे। ब्रेक पैडल था। 2 सीटें थी। दरवाज़ा बंद कर दो, शेखर ने हुक्म दिया। भला एलिस की क्या मजाल थी जो इस वक्त उसके हुक्म का पालन न करता। सिर पर बंदूक जो रखी हुई थी। अब यहाँ मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं है जेम्स एलिस। दरवाज़ा बंद होते ही शेखर ने दांत पीसते हुए कहा, चाहूँ तो एक ही गोली में तेरे सिर को तरबूज की तरह बिखेर डालूँ, मगर नहीं, इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा मैं तुझे। तेरे साथ वही होगा जो तूने मेरी कुंती के साथ किया है। सिकंदर के दरबार में तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी को नंगी नचवाऊंगा मैं। हमारे सारे साथी रेप करेंगे उसके साथ, और उसके बाद सारी रियासत में तेरा मुंह काला करके घुमाया जाएगा। गधे पर बैठा दूंगा मैं तुझे, गधे पर। इसमें शक नहीं कि उसके इरादे सुनकर जेम्स एलिस के रोंगटे खड़े हो गए थे। चाहकर भी मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाल सका वह। यही क्षण था जब बंदूक से उसके सिर को टोहता शेखर पुनः गरजा, आगे बढ़, सबसे आगे खड़ी ट्रॉली का मोटर स्टार्ट कर। क्या मजाल थी जो इस वक्त एलिस उसके हुक्म का पालन न करता। मोटर स्टार्ट होते ही गुफा में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। शेखर ने उसे ट्रॉली की अगली सीट पर बिठाया, खुद उसे कवर किए पिछली सीट पर बैठता हुआ बोला, अब आगे बढ़ा इसे, मैं जानता हूँ ये गुफा के दूसरे सिरे तक जाएगी। इस तरह पटरियों पर ट्रॉली का सफ़र शुरू हुआ। उसकी रफ्तार 10 मील प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं थी। गुफा के 3 दरवाजे वे सुरक्षित पार कर गए। एलिस जानता था कि बाकी रास्ता भी इसी तरह पार हो जाएगा। कहीं किसी किस्म की विघ्न बाधा आने वाली नहीं है। इस गुफा में कहीं कोई तैनात ही नहीं रहता था जो उन्हें रोकने या किसी भी तरीके से एलिस की कोई मदद कर सकता। खास तौर पर शेखर के इरादे कपकपाए हुए थे उसे, वे इरादे जिनका इज़हार शेखर खुद कर चुका था। एलिस को लग रहा था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया तो सचमुच उसकी दुर्गति होने वाली है, और जो भी हो सकता है यहीं हो सकता है, इसी गुफा में। सो अपनी जान जोखिम में डालकर उसने पूरी ताकत से ट्रॉली का ब्रेक पैडल दबा दिया। पहिए पटरियों पर रगड़े, उनसे चिंगारियां निकलीं। गुफा में लोहे पर रगड़ की तेज़ आवाज़ गूंजी। ट्रॉली ने बहुत तेज़ झटका खाया और साथ ही पटरियों से अलग होकर उसने हवा में अनेक कलाबाजियाँ खाई। गुफा की एक दीवार से बहुत ज़ोर से जाकर टकराई थी वे। शेखर और एलिस उससे पहले ही हवा में उछल चुके थे। वे विपरीत दिशा में जाकर गिरे।
घटना इतनी तेज़ी के साथ घटी थी कि शेखर की समझ में कुछ नहीं आया। ये तक ना जान सका कि इस बीच उसके हाथ से बंदूक निकलकर कहाँ जा गिरी थी। उसका सिर एक दीवार से जाकर टकराया था। हालत एलिस की भी यही हुई थी, मगर क्योंकि यह सब किया धरा ही उसका था, इसलिए वह इस सब के लिए मानसिक रूप से तैयार था। ठीक वैसा ही था यह जैसे तेज़ चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक मारने पर ड्राइवर तो अपने शरीर को आगे टकराने से बचा लेता है, मगर बाकी सवारियां नहीं बचा पाती। उस वक्त शेखर उठने की कोशिश कर रहा था जब एलिस ने न केवल ये देख लिया कि उसकी बंदूक कहाँ है, बल्कि उस पर जंप भी लगा दी। शेखर को संभलने का ज़रा भी मौका नहीं दिया उसने। सच्चाई ये है कि अभी वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि एलिस ने बंदूक की नल उसकी तरफ घुमाकर ट्रिगर दबा दिया। गुफा में धाएं की ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, साथ ही गूंजी थी शेखर की चीख। गोली उसके सीने में होल करती दूसरी तरफ निकल गई थी। कटे वृक्ष सा गिरा वह। मिस्टर सिकंदर खान, तुमने बिल्किस की पहाड़ियों में अपने 2 साथी मांगे थे, मैं 3 भेज रहा हूँ। देखी मेरी दरिया दिली, तीनों की हालत भी पसंद आई होगी तुम्हें, ख़ास तौर पर पहनावा, मगर इसमें दोष मेरा नहीं है। जानते ही होगे कि तीसरी शेखर की बहन है। भले ही वह सीधी सीधी तुम्हारे संगठन से ना जुड़ी हो, लेकिन जय हिंद के नारे लगाने की उतनी ही बीमार थी जितने तुम और तुम्हारे गुर्गे हैं। इस नाते वह भी तुम्हारे ही संगठन की हुई। मगर शेखर की तरह शायद ये बात तुम्हें भी ना पता हो कि कुंती और सलीम आपस में आशिक माशूका थे। ये बात जब मैंने शेखर के दिमाग शरीफ में डाली कि दोस्ती की आड़ में सलीम उसकी ही बहन पर हाथ साफ कर रहा था, तो जय हिंद वह हिंद सब भूल गया बेचारा। बस एक ही बात यह याद रह गई कि सलीम और कुंती को उनके घिनौने कृत्य की क्या सज़ा दी जाए। इधर बात जब शेखर के सामने खुली गई तो कुंती और सलीम भी पूरी नंगई पर उतर आए। पट्टे उसी के सामने वह सब करने पर आमादा होगा जो पति पत्नी द्वारा बेडरूम में किया जाता है। समझदार आदमी हो, समझ सकते हो कि एक भाई भला यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जब कुंती और सलीम वह सब करने पर आमादा थे तो उसने गला घोंट कर कुंती की हत्या कर दी, सलीम को गोली से उड़ा दिया और शर्मसार होकर बेचारे ने खुद को भी गोली मार ली। इसलिए तीनों की लाश इतने शानदार लिबासों में। बहन और दोस्त को इस हालत में देखकर शर्मसार तो होना ही था बेचारे को। कोई भी गैरतमंद भाई इसके अलावा और करता भी क्या कि मौका लगते ही उसने दोनों को मार डाला। और जब मार ही डाला तो मैं तुम्हारे हुक्म के मुताबिक 2 की जगह 3 को बिल्किस की पहाड़ियों में भेज रहा हूँ। सोच ये रहा हूँ कि तुमने जो नाजुक को उठाने की धमकी दी थी, यह कहकर दी थी कि अगर मैंने शेखर और सलीम को नहीं छोड़ा तो तुम उसे उठा लोगे, ताकि नाजुक को बचाने के लिए मुझे बाद में उन्हें छोड़ना पड़े। मगर अब क्या करोगे तुम? मेरे पास तो ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसे निकालने के लिए तुम्हें नाजुक को किडनैप करने की ज़रूरत पड़े। तुम्हारा चहेता जेम्स एलिस। ये पूरा पत्र एक बेहद खूबसूरत लड़की ने आवाज़ बुलंद पढ़ा था। उस लड़की ने जिसके समूचे जिस्म पर चमड़े का लिबास था, चमड़े की जैकेट, टांगों से चिपकी चमड़े की पतलून और घुटनों तक के चमड़े के जूते। 5.5 फुट लंबी थी वह, गोरी चिट्टी, गोल चेहरे, भरे भरे गाल, चौड़े मस्तक, गुलाबी होंठ, सतवा नाक और बड़ी बड़ी आंखों वाली। कोई मेकअप नहीं कर रखा था उसने। सच्चाई ये है कि वह किसी मेकअप की मोहताज भी नहीं थी। पत्र को सुनने वाले 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 5 युवक थे, 22 से 28 की आयु के बीच के। सबके जिस्म पर वैसे ही चमड़े का लिबास एक होने के बावजूद उनमें से एक सबसे अलग नज़र आ रहा था। अलग नज़र आने का पहला कारण तो उसका कद ही था। किसी भी तरह 6 फुट 2 इंच से कम लंबा नहीं था वह, जो उल्टे तवे की तरह काला था। इतना काला होने के बावजूद वह बहुत ही आकर्षक युवक था। अंडाकार चेहरे पर नुकीली नाक, छोटा मुंह, हल्की हल्की मूछें, चौड़ा मस्तक, घुंघराले बाल, और उसके चेहरे पर अगर सबसे आकर्षक कुछ था तो वे थी उसकी आंखें, खास तौर पर उन आंखों में मौजूद चमक। जब वह नज़र भरकर किसी की तरफ सीधी आंखों से देखता था तो ऐसा लगता था जैसे सामने वाला उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। अजीब चुंबकीय शक्ति सी मालूम पड़ती थी उनमें। पत्र को पढ़ने वाली लड़की और सुनने वाले 4 युवकों की आंखों में पत्र के मजमून ने जहाँ वैसी चिंगारियाँ बिखेर दी थी जैसी चलती हुई चक्री पर रखी छुरी से निकलती हैं, वहीं काले और लंबे युवक की चमकदार आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था। जिस जगह वे थे वह जगह ही बता रही थी कि वह किसी खोखले पहाड़ के अंदर बनी प्राकृतिक गुफा है। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों वाली दीवारों पर जगह जगह मशालें सुलग रही थीं और उन छयों के बीच ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर पड़ी थी सलीम, शेखर और कुंती की लाशें, नग्न लाशें। लड़की के चुप होने के बाद काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। चिंगारियाँ उगलती आंखों से वे पांचों बस छठे की तरफ देखते रहे, इस उम्मीद में कि वह शायद कुछ बोले। लेकिन जब वह उनके धैर्य के अंतिम बांध तक भी कुछ नहीं बोला तो उनमें से एक को कहना ही पड़ा, क्या सोच रहे हो सिकंदर? आखिर क्या सोच रहे हो तुम? लंबा और काला शख्स जब तब भी कुछ नहीं बोला तो दूसरे ने कहा, हमें ऐसा सख्त जवाब देने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और शेखर और सलीम की यह हालत।
क्या सोचते हो तुम? शेखर सिकंदर ने उसकी बात काट कर पूछा। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि सामने वाले के दिमाग पर हथौड़ी की तरह पड़ती थी। क्या वह सच है जो उसने लिखा है? एकदम बकवास है। तीसरा गुर्रा है। मैं मान ही नहीं सकता कि सलीम के शेखर की बहन से वैसे संबंध होंगे। थे। सिकंदर ने केवल इतना ही कहा। मतलब? चौथा शक पकाया। जेम्स एलिस ने अपने खत में बिल्कुल ठीक लिखा है। उसने ठंडे स्वर में कहा। कुंती और सलीम आपस में मोहब्बत करते थे। पांचों चुप। सन। और जिन राहों के हम राही हैं, मोहब्बत उन राहों में बिछे कांटे होते हैं। चहलकदमी करता हुआ कहता चला गया। अपनी ही बेवकूफ़ी से अगर कोई अपनी राह में कांटे बिछा ले तो वह कभी किसी हालत में अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। लड़की की इच्छा बड़ी तीव्रता से कुछ कहने की हुई, मगर सिकंदर के खौफ से वह उसे सीधे सीधे नहीं कह पाई। फिर भी इतना तो कह ही दिया उसने। सिकंदर, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मालूम है कि बात ऐसी है जिसका मैं बुरा मान सकता हूँ, तो कह नहीं क्यों चाहती हो? लड़की का सपाट सर। क्योंकि कभी कभी तुम बुरा ना मानने की बात पर भी बुरा मान जाते हो। क्या तुम ऐसी कोई बात कहना चाहती हो? यकीनन। कहो। मैंने दुनिया की किसी किताब में नहीं पढ़ा कि मोहब्बत करना कोई जुर्म या पाप होता है। निखार। सिकंदर ने अपनी चमकदार आंखें उसकी आंखों में डालने के साथ कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर क्या कहा तुमने? ये कि मोहब्बत हम लोगों के लिए नहीं बनी, और अगर बनी है तो वह मोहब्बत हम अपने वतन और सिर्फ वतन से करते हैं। वह कहता चला गया। हम लोग किताबें पढ़ने वाले नहीं, किताबें बनने वाले हैं। कल जब वक्त की कलम हिंदुस्तान का इतिहास लिखेगी तो किताबों में ये लिखा जाएगा कि जब इस मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत थी तो किसने मुल्क से मोहब्बत की, और कौन उस वक्त किसी हसीना की जुल्फ़ों से की गई मोहब्बत में उलझा रह गया था। और फिर यह मोहब्बत भी कहाँ थी? बाकी चार युवकों में से एक ने कहा था। किसी के जिस्म की इच्छा रखने वालों को क्या तुम मोहब्बत करने वाला कहती हो, जैसा कि यह लाशें और एलिस का खत बता रहा है? सलीम ने कुंती के जिस्म की ख्वाहिश। नहीं, यह झूठ है। सिकंदर उसकी बात काटकर बीच ही में गरज उठा। झूठ है ये। सलीम और कुंती की मोहब्बत के बारे में मुझे मालूम है। जिस्म की ख्वाहिश वाली मोहब्बत नहीं थी वह एक पाक मोहब्बत थी। आंखों से आंखों के द्वारा की गई मोहब्बत। मौका लगते ही निखार ने कहा। मैं उसी मोहब्बत की बात कर रही थी। अब तुमने अपने ही मुंह से कह दिया कि ऐसी मोहब्बत पाक होती है। अगर किसी को किसी से हो जाए तो वह पाप नहीं होता। शायद गौर नहीं किया तुमने मेरी बात पर। सिकंदर ने एक एक शब्द चबाया। मैंने कहा कि पाक होते हुए वह हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। जब हम लोगों के बीच ऐसा कोई संबंध होता है तो देश के दुश्मन इसी तरह फ़ायदा उठाते हैं, जिस तरह ये लाशें बता रही हैं कि जेम्स एलिस ने उठाया है। हम समझे नहीं। उस युवक ने पूछा जो कद के हिसाब से उन सबसे छोटा था, करीब 4.5 फुट। क्या कहना चाहते हो तुम? सलीम और कुंती की मोहब्बत का एलिस ने क्या फ़ायदा उठाया? यकीनी तौर पर उसने शेखर के सामने उनके संबंधों को गलत तरीके से पेश करके शेखर को भड़काना चाहा होगा। सिकंदर कहता चला गया। ये नहीं कहा जा सकता कि शेखर कितना भड़का या उस वक्त सलीम और कुंती ने क्या किया। मैं उस स्टोरी को भी किसी हालत में सच मानने को तैयार नहीं हूँ जो एलिस ने इस खत में लिखी है। स्टोरी के मुताबिक सलीम और कुंती की लाशें नग्न अवस्था में समझ में आती हैं, परंतु शेखर की लाश इस अवस्था में क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। फिलहाल हकीकत बस यह है कि परिणति के रूप में हमारे सामने उन तीनों की लाशें आई हैं। मेरे ख्याल से हम भटक रहे हैं। उस युवक ने कहा जो उन सब में सबसे ज़्यादा पतला था। उस विषय पर बातें नहीं कर रहे जिस पर की जानी चाहिए। मतलब? घनी दाढ़ी वाले ने पूछा। मैं रोहित से सहमत हूँ, जवाब सिकंदर ने दिया। हमारे लिए इसके अलावा और कुछ भी अहमियत नहीं रखता कि हमने एलिस से अपने साथी मांगे थे और उसने हमें उनकी लाशें भेजी हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वह हमसे सीधा सीधा टकराव चाहता है। यह बात उस युवक ने कही जिसके सिर पर कसम खाने तक को एक भी बाल नहीं था। टकराव ही नहीं, वह हमसे ये कहना चाहता है कि उसके दिमाग पर हमारा ज़रा भी खौफ नहीं है। वही जानना चाहती हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे? दाढ़ी वाले ने तुरंत कहा। मैं तो कहता हूँ कि हमें फ़ौरन उसकी बीवी को उठा लेना चाहिए। पर क्यों? फ़ायदा क्या होगा उससे? भुट्टा बोला। पहले जब हमारा ऐसा करने का प्लान था तो हमारा मकसद शेखर और सलीम को वापस पाना था, मगर अब तो वे हुकूमत पर अगर हमारा खौफ ही ना रहा तो वे कैसे एक दिन इस मुल्क से जाएंगे? एक बार फिर सिकंदर अपने साथी की बात काट कर कहता चला गया। भारत माता को आज़ाद कराना है तो ये बात उन्हें अच्छी तरह समझानी होगी कि अब वे यहाँ नहीं रह सकते। या तो इस मुल्क की सरहदों के उस पार चले जाएं, अन्यथा हमारे हाथों मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। तो फिर क्या करना है हमें? सिकंदर ने एक झटके से कह दिया। जवाब देना होगा उसे, और वह जवाब तभी मिलेगा जब उसकी बीवी की लाश भी इसी हालत में उसके सामने पहुंचाई जाएगी। जेम्स एलिस का पारा 7वें आसमान पर था। आंखों के सामने पोस्टर साइज का एक कागज़ फैला हुआ था। उस पर बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, एलिस सावधान, आज रात 12 बजे से पहले तुम्हारी बीवी को उठा लिया जाएगा। ताकत है तो उसे बचा लो। सिकंदर खान। वे शब्द प्रिंटेड नहीं थे,
बल्कि काली स्याही से किसी ने हाथ से ही लिखे थे। उस पोस्टर को देखते अब्दुल गनी ने कहा, हमने पहले ही कहा था एलिस कि उससे सीधे सीधे यूँ टकराव मोल लेना मुनासिब नहीं होगा। सुना है ये पोस्टर उसने सारी राजधानी की दीवारों पर चिपका दिए हैं। कई पोस्टर तो महल की दीवारों पर चिपके। भला क्या असर हुआ होगा जनता पर? लोगों की नज़रों में हुकूमत की क्या इज्जत रह गई होगी? आप खामोश रहिए प्लीज़, खामोश रहिए आप। भन्नाए हुए स्वर में कहने के साथ एलिस टेलीफोन की तरफ झपटा था। अब्दुल गनी सक पकाकर चुप रह गए। एलिस उनसे ऐसे अंदाज में कम ही बात करता था। वह एलिस जिसने तेजी के साथ फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया और संपर्क स्थापित होते ही गरजा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ सिद्दीकी, क्या सुन रहा हूँ मैं? दूसरी तरफ से कहने की कोशिश की, आप शायद उन पोस्टरों की बात कर रहे हैं सर, जो राजधानी की दीवारों पर। कैसे हो गया ये? जेम्स एलिस उसकी बात काटकर चिल्लाता चला गया, रात ही रात में उन लोगों ने ये सब कैसे कर दिया? क्या कर रही थी तुम्हारी पुलिस? आप मेरी बात तो सुनिए सर। नहीं सिद्दीकी नहीं। एलिस कुछ भी सुनने की मानसिक अवस्था में नहीं था। हमें नहीं लगता कि तुम में राजधानी की पुलिस कप्तानी संभालने की काबिलियत है। सारी रात वे लोग ये हुड़दंग उतारते रहे, हर दीवार पर ये पोस्टर चिपकाते रहे, और तुम कहते हो कि पुलिस सारी रात गश्त पर रहती है। क्या तुम्हारी पुलिस ने सिकंदर का एक भी आदमी गिरफ्तार किया है? सर, मेरे ख्याल से उन लोगों ने किसी को गिरफ्तार करना तो दूर, तुमने तो हमें ये खबर तक नहीं दी कि राजधानी की दीवारें इन पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। ये खबर भी हमें महल के ही एक सैनिक ने दी है। महल की एक दीवार से उतार कर लाया है वो ये पोस्टर। ये बात गलत है सर कि राजधानी की दीवारें इन पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। बात कट जाने के वजह से इस बार बहुत जल्दी जल्दी कहा गया। सारी राजधानी में मिलाकर मुश्किल से 50 पोस्टर लगाए गए होंगे, और उनमें से भी ज़्यादातर हमारे पुलिस वालों के द्वारा उतार लिए गए। जो बाकी बचे हैं उन्हें भी 15 मिनट के अंदर उतार लिया जाएगा। 16वें मिनट आपको कहीं कोई पोस्टर नज़र? क्या होगा? क्या होगा इन पोस्टरों को उतारने से? जी, तुम समझने को तैयार नहीं हो सिद्दीकी। बात ही अकल में नहीं आ रही तुम्हारी। वह बरसता चला गया। इन पोस्टरों के ज़रिए वह हमारी जितनी छिछालेदारी करना चाहता था कर चुका है। हमने सुना है, सारी रिपोर्ट पहुंच गई है हमारे पास। लोग हुकूमत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। साफ साफ कहा जा रहा है कि सिकंदर के सामने हुकूमत की कोई हैसियत नहीं रह गई है। वह जनता का हीरो बन गया सिद्दीकी। उसका मकसद यही था। जब वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो अब क्या फड़वा रहे हो पे ये पोस्टर? अगर तुम्हारे अंधे पुलिस वालों ने किसी को ये पोस्टर लगाते नहीं भी देखा था, तो क्या सारी रात गश्त पर रहने के बावजूद सुबह होने से पहले ये किसी को नज़र नहीं आए? जो काम तुम अब करा रहे हो वह दिन निकलने से पहले नहीं हो सकता था? मैंने इस बारे में गश्ती टुकड़ियों की खबर ली है सर। अब भला किसी की खबर लेने से क्या होगा? हमारी जितनी मट्टी पलीद होनी थी हो चुकी है। सिकंदर का तो मकसद ही ये है कि हुकूमत से जनता का विश्वास उठ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो राज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन पोस्टर लगाने वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैंने सारी राजधानी में मुखबिरों का जाल बिछा दिया है। मुझे पोस्टर लगाने वाले नहीं, सिकंदर चाहिए, सिकंदर। वह दहाड़ता चला गया। अब आज रात 12 बजे से पहले उसकी गिरफ्तारी तुम्हें राजधानी का पुलिस कप्तान बनाए रख सकती है, वरना अपना बोरिया बिस्तर गोल करके रखना। कहने के बाद उसने रिसीवर इतनी ज़ोर से क्रैटल पर पटका था कि अगर वह खील खील नहीं हुआ तो बाल ज़रूर आ गया था उसमें। यही समय था जब वह नाजुक ने कदम रखा। वह शायद एलिस के इस कदर चीखने की आवाज़ें सुनकर वहाँ आई थी। इस संबंध में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नज़र मेज पर पड़े पोस्टर पर पड़ी। वहाँ पड़ी तो बस पड़ी ही रह गई, मतलब अटकी रह गई। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पोस्टर पर लिखे शब्दों को पढ़कर एक बार को तो नाजुक के संपूर्ण जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। मुंह से निकला, तो ये है आपकी चीख चिल्लाहट का सबब? ऐसे पोस्टर सिकंदर ने सारी राजधानी में चिपका दिए। आतंकित नजर आ रहे अब्दुल गनी बोले। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज रात 12 बजे तक वह जनता की नज़र में ये साबित कर देगा कि उसके सामने आज़ादी के नारे लगाने वाले चंद सिरफिरे लड़कों के सामने हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है। अब सिवाया में वह होगा जो वह चाहेगा। इसके उलट क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? मतलब? एलिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जवाब देने से पहले एक सिगरेट सुलगाई और उसमें एक लंबा कश लगाने की बात बोला। मेरे ख्याल से तो उसने राजधानी की दीवारों पर यह पोस्टर चिपका कर अपने लिए भी उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर लिया जितना हमारे लिए किया। क्या कहना चाहते हो? ज़रा सोचिए। अगर वह नाजुक को किडनैप नहीं कर सका तो क्या उसकी उस सारी की सारी साख को एक ही झटके में पट्टा नहीं लग जाएगा जो उसने अनेक कारनामों से आज तक बनाई है? अब्दुल गनी दांत किटकिटा कर क्या उठे। तुम समझ क्यों नहीं रहे एलिस कि वह कभी नाकामयाब नहीं होता? और आप क्यों नहीं समझ रहे कि कोई भी आदमी हमेशा कामयाब नहीं होता रह सकता? एलिस ने हर शब्द पर जोर देने के साथ कहा, अगर वह अपने इस प्रयास में नाकामयाब हो गया, जिसका कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा करके रहूँगा, तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा वह। इसलिए कह रहा हूँ, इस बार जोश में शायद इतना बड़ा जुआ खेल गया है वह कि अपनी अब तक की सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा बैठा है। हमारा मशवरा अब भी यही है कि इस सीधे टकराव को हमें टाल देना चाहिए, छोड़ देने चाहिए उसके आदमी,
किसी और मामले में, किसी और रास्ते से घेरा जाना चाहिए उसे। अगर मैं चाहूँ भी तो अब यह संभव नहीं है। क्यों? अब्दुल गनी ने हैरत के साथ पूछा। उसके आदमियों को मैं छोड़ चुका हूँ। छोड़ चुके हो? इस बार तो मारे हैरत के अब्दुल गनी उछली पड़े। उसके बाद पाटा है। उसके बाद पता है उसने सारी राजधानी को उसके बाद पाटा है उसने सारी राजधानी को इन पोस्टरों से। बात कुछ समझ में आई एलिस? मैं इस बात को नहीं मान सकती। काफ़ी देर से खामोश खड़ी नाजुक ने अचानक कहा। मतलब? एलिस ने उसकी तरफ देखा। ये बात सिकंदर के किरदार के एकदम खिलाफ है। वह कहती चली गई। वह हमेशा वही करता है जो कहता है। अपनी बातों से मुकर जाने वाला शख्स नहीं है वह। अगर तुमने सचमुच उसके आदमी छोड़ दिए होते तो राजधानी में ये पोस्टर नहीं लगते। जेम्स एलिस ने बहुत ही गहरी नज़रों से उसकी आंखों में झांका। बोला, ऐसा लगता है कि उसके करैक्टर को तुमने काफ़ी गहराई तक रीड किया है। क्या कहना चाहते हो? बिल्किस की पहाड़ियों में मैंने उसके साथियों की लाशें पहुंचाई हैं जिन्हें उसने वहां मांगा था। क्या? अब्दुल गनी चीखों उठे। ये क्या कह रहे हो तुम? हकीकत यही है। ये क्या किया एलिस? ये क्या किया तुमने? अब्दुल गनी विलाप सा कर उठे। इसका मतलब तो सारे रास्ते ही बंद हो चुके हैं और उन रास्तों को बंद करने वाले तुम खुद हो। नाजुक ने पोस्टर की तरफ इशारा करने के साथ कहा। तब तो ये सब होना ही था। ऐसे ही जवाब देता है वह। ठीक नहीं किया एलिस। अब्दुल गनी अब भी अपना ही राग अलापे जा रहे थे। ये सब कुछ तुमने ठीक नहीं किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि नाजुक की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एलिस ने दृढ़तापूर्वक कहा। सिकंदर जैसे बदमाशों से निपटना मुझे खूब आता है। रही नाजुक की बात, तो आप यकीन मानिए, इसे तो ऐसे इसकी परछाई तक को किडनैप नहीं कर पाएगा वो। मैं बंदोबस्ती ऐसा करूँगा कि अगर उसने ऐसी जुर्रत की तो हमारी गोलियों से मारा जाएगा। ना भी मारा गया तो कम से कम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकेगा। आप जानते हैं कि मैं नाजुक से कितनी मोहब्बत। और फिर आप इतने क्यों डर रहे हैं पापा? नाजुक ने उनकी बात काट कर कहा था। हुकूमत आखिर हुकूमत होती है। सुरक्षा व्यवस्था इस कदर की जा सकती है कि कोई इसे भेद ही ना सके। पता नहीं लड़की, पता नहीं तेरे दिलो दिमाग में क्या है। अब्दुल गनी कहते चलेगा। क्यों उकसाई चली जा रही है एलिस को? क्यों तेरे चेहरे पर खुद को अगवा की जाने की खबर से खौफ नहीं उभर रहा? ये बात शायद तेरी समझ में नहीं आ रही कि सिकंदर फरिश्ता नहीं है। वह एक मुजरिम है। इंसानी जान की उसकी नज़र में कोई कीमत नहीं है। कई कत्ल कर चुका है। नाजुक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे कोई मौका दिए बगैर एलिस बोला। मेरे ख्याल से अब हमें इन बेकार की बातों को छोड़कर अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि वह सुरक्षा व्यवस्था क्या हो जिससे सिकंदर और उसके लड़के भेद ना सके। अब तो यही देखना है हमें। अब्दुल गनी ने कहा। ये कि उन्हें नाकाम करने के लिए तुम क्या बंदोबस्त करते हो? कान खोलकर सुन लो सब लोग। एहसान सिद्दीकी पगलाया सा अपने अधीन अफसरों पर बरस रहा था। आज रात 12 बजे से पहले मुझे किसी भी तरह सिकंदर खान चाहिए। अगर तुम लोग उसे खोज निकालने में नाकाम हुए तो सबको बर्खास्त कर दूंगा। एक लाइन में खड़े अफसरों की सट्टी पिट्टी गुम। कह तो बेचारा कोई कुछ नहीं रहा था उसके सामने। उसे इतने गुस्से में देखकर कोई कुछ कहने की हिम्मत कर भी कैसे सकता था? मगर दिमाग में सबके एक ही बात कौंध रही थी। ये कि उनके कप्तान साहब शायद अपना मानसिक संतुलन गंवा बैठे। सुना नहीं तुम लोगों ने? वह पुनः दहाड़ा। और अगर सुन लिया तो यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाकर तलाश करो उसे। कोई सबूत, कोई क्लू लेकर आओ कि वह कहाँ मिलेगा। सारे अफसर जाने के लिए एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि उनमें से एक ने हिम्मत की। सर, अगर बुरा ना माने और परमिशन दे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बको। आपने तो इस तरह सिकंदर खान को गिरफ्तार करके लाने का हुक्म दे दिया जैसे सिकंदर खान ना हुआ बकरी का बच्चा हो गया कि हम जाएं और पकड़ कर ले आएं। क्या कहा तुमने? उसकी बात सुनकर तो सिद्दीकी के दिमाग का मानो फ्यूज ही उड़ गया। क्या तुम्हें इस बात का होश है कि किसके सामने खड़े क्या बक रहे हो? कहना तो मैं भी यही चाहता हूँ सर। एक दूसरे अफसर ने भी पहले की हिम्मत देखकर हिम्मत की। सिकंदर नाम के जिस शख्स ने पिछले 1 साल से हुकूमत की नाक में दम कर रखा है, जिसके इतने कारनामों के बावजूद पुलिस विभाग उसकी शक्ल तक से वाकिफ नहीं है, आज तक जिसका एक फ़ोटो तक बरामद नहीं किया जा सका है, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि आज ही रात के 12 बजे से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या खुद आपकी नज़र में यह आदेश तर्कसंगत है? क्या ऐसा संभव है कि अगर आज तक पुलिस उसकी शक्ल से वाकिफ़ नहीं है, यदि 1 साल गुजर जाने के बावजूद उसका फ़ोटो तक बरामद नहीं किया जा सका है, तो हम लोगों के अलावा और कौन जिम्मेदार है इस नाकामी के लिए? भड़के हुए अंदाज में एहसान सिद्दीकी कहता चला गया। हमारे इसी निकम्मेपन का नतीजा यह है कि उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि आज उसने यही धमकी दे डाली कि वह जेम्स एलिस साहब की बीवी को अगवा कर लेगा। सारे शहर को इस धमकी के पोस्टरों से पाट डाला उसने। वे लोग सारी रात पोस्टर लगाते रहे और हमारा पूरा डिपार्टमेंट सोता रहा। किसकी नाकाबिलियत की वजह से हुआ ऐसा? इस बार कोई कुछ नहीं बोला, जैसे बोलने के लिए किसी के पास कुछ था ही नहीं। यही समय था जब एक हट्टे कट्टे नौजवान ने अंदर कदम रखा। उसे देखते ही एहसान सिद्दीकी थोड़ा चौकस सा नजर आया। नौजवान ने उसके सामने आते ही ज़ोरदार सल्यूट मारा था।
सिद्दीकी ने महसूस किया कि इस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा खुश और उत्साहित नजर आ रहा था। उसके शब्दों से भी ऐसा ही लगा। एक क्षण भी गवाए बगैर उसने कहा था, मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है सर। बल्कि इन्फॉर्मेशन नहीं, उसे सबूत कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे कुछ भी बात करने से पहले एहसान सिद्दीकी ने लाइन में खड़े अफसरों से कहा, तुम लोग जा सकते हो। उनके जाते ही किसी कामयाबी के नशे में बुरी तरह चूर नज़र आ रहे नौजवान ने कहा, मैंने उसके घर की तलाशी ली थी सर। कुछ मिला? सब कुछ मिल गया सर। इतना सब कुछ कि उसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हो तुम तो। ये देखिए सर। कहने के साथ नौजवान न केवल उसके नज़दीक आया बल्कि जेब से एक कागज़ निकाल कर इस तरह उसके हाथ पर रख दिया जैसे किसी ने किसी के हाथ पर सारे संसार की दौलत समेट कर रख दी हो। एहसान सिद्दीकी ने कागज़ लिया, उसकी तहें खोली और पढ़ा। पढ़ा तो सिद्दीकी की आंखें इस कदर जगमग करने लगीं जैसे हज़ारों हज़ार जुगनू ने उनके अंदर अपना छत्ता बना लिया हो। अगर ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि कामयाबी और खुशी की ज़्यादती की वजह से सिद्दीकी का सारा जिस्म कांप उठा था। रोया रोया खड़ा हो गया था उसका। कागज़ से नज़रें हटाकर वापस नौजवान की तरफ देखा तो देखते ही रह गया। साफ नज़र आ रहा था कि वह बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, परंतु खुशी की ज़्यादती के कारण मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा। और नौजवान उन्हें इतना खुश देखकर पलक झपकते ही अपनी तरक्की के जाने कितने ख्वाब देख गया था। कहाँ से मिला ये? सिद्दीकी के मुंह से आवाज़ निकली। बताया तो है सर, मैंने उसके घर की तलाशी ली थी। तलाशी में कहाँ से? उनकी पर्सनल सेफ से। खुद वह उस वक्त कहाँ था? जाहिर है घर पर नहीं था। फैमिली के बाकी मेंबर, उसकी बीवी, बच्चे, ये नहीं पता कि वे कहाँ थे, मगर घर में नहीं थे। आओ मेरे साथ। कहने के बाद सिद्दीकी इस तरह दरवाजे की तरफ झपटा था जैसे अचानक सुनामी लहर में बदल गया हो। अरे सिद्दीकी साहब! गुल हसन चौंक कर अपनी कुर्सी से खड़ा होता हुआ बोला, आइए। सिद्दीकी ने नौजवान के साथ उसके ऑफिस में कदम रखते हुए कहा, ऐसी खबर लाया हूँ गुल हसन साहब कि आप उतने हैरान रह जाएंगे जितने अपने जीवन में पहले कभी नहीं हुए होंगे। क्या मोर का चोर पकड़ लिया आपने? मोर का असली चोर तो खैर सभी को मालूम है कि सिकंदर है। वह कहता चला गया, असली पेंच मेरे, आपके और एलिस साहब के लिए भी ये था कि चोरी हुई तो कैसे हुई। आपके इस बैंक में घुसकर चोर उस सेफ तक पहुंच कैसे गया जिसे आप ही नहीं, कम से कम मैं भी इस दुनिया की सबसे सुरक्षित सेफ कह सकता हूँ। बुरी तरह हैरान गुलशन ने पूछा, तो क्या आपने ये पता लगा लिया कि उसने ये चोरी कैसे की? यकीनन पता लगा लिया। कैसे किया उसने ये सब? गुलशन ने पूछा। यकीनन ये जानना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। वही बताने आए, लेकिन यहाँ नहीं। मतलब? उसकी टेक्निक के बारे में आप खुद चोरी के मुंह से सुनेंगे तो बात ही अलग होगी। गुलशन इतनी बुरी तरह चौंका जैसे आसपास बम फटा हो। बोला, तो क्या सिकंदर को पकड़ लिया आपने? सिकंदर तो खैर अभी हाथ नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वह भी सीखचों के अंदर होगा, क्योंकि उसका एक खास आदमी मेरी गिरफ्त में आ गया। खास आदमी? भला उससे खास आदमी आज की तारीख में उसके लिए और कौन होगा जिससे आपके इस बैंक से मोड़ चुरवाया? मतलब सिकंदर खुद बैंक में नहीं आया था, उसने चोरी अपने किसी आदमी से करवाई थी। उस सेफ तक पहुंचने का काम क्योंकि टेक्निकल था, और खुद सिकंदर कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, इसलिए ये काम उसने टेक्निकल आदमी से ही करवाया। और इस वक्त वह आदमी आपकी गिरफ्त में है। यकीनन उसी ने तो सब कुछ बताया, ये कि ये चोरी उसने कैसे की। मैंने सोचा था जब चोरी की टेक्निक के बारे में पता लगेगा तो मैं हैरान रह जाऊंगा, मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लगा कि कितना आसान था वह सब। हैरत की बात तो यह है कि सुरक्षा व्यवस्था की जिस छोटी सी खामी का फ़ायदा उठाकर उसने चोरी की, वह छोटी सी बात मेरे, आपके, अहले साहब के दिमाग में क्यों नहीं आई? आ जाती तो उसी समय चोर का पता लग जाता। ऐसी क्या खामी थी सुरक्षा व्यवस्था में? उसके बारे में चोर आपको अपने ही मुंह से बताएगा। एहसान सिद्दीकी ने कहा, मेरे यहाँ आने की खास वजह यह है कि वह अभी भी हमारे कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, मगर उन सवालों के जवाब उसे आपके सामने रहने पर देने पड़ेंगे। क्या आप हमारी इतनी मदद करेंगे कि कुछ देर के लिए हमारे साथ चलें? क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद ये जानना चाहूँगा कि उसने चोरी कैसे की। मगर कहाँ? इस वक्त कहाँ है वह चोर? हमने उसे एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ है ताकि सिकंदर तक ये खबर ना पहुंच सके कि उसका खास आदमी हमारे कब्जे में है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सावधानी आपको भी बरतनी होगी, यानी स्टाफ के किसी आदमी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप हमारे साथ जा रहे हैं। ओके। गुल ने केवल इतना ही कहा। शाम के 7 बजे सूरज के चेहरे पर पीलापन छा चुका था। छाता भी क्यों नहीं, डूबने वाला जो था वह। उसकी अंतिम किरणों पर रात की कालिमा की छाया नजर आने लगी थी, यानी उन स्थानों पर अंधेरा छाने लगा था जहां अब उसकी किरणें उतनी स्वच्छंदता से नहीं पहुंच पा रही थी, जहां कुछ देर पहले तक उन्हें पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता था। सारे महल में ऐसा कोहराम मचा हुआ था जैसे पता नहीं क्या आफत आने वाली है। उस कोहराम का कारण था जेम्स एलिस का ये फरमान कि अंधेरा होने से पहले ही वे सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो जानी चाहिए जो उसने चाहिए या जिनके उसने आदेश दिए। जेम्स एलिस खुद भी सारे महल में इधर से उधर दौड़ा फिर रहा था,
दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति इस वक्त वही नजर आ रहा था। आता भी क्यों नहीं। हर व्यवस्था को महल के चप्पे चप्पे पर बिछाए गए सुरक्षा के अपने जाल को कम से कम एक बार वह खुद अपनी आंखों से जो देख लेना चाहता था। जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपी जरूर थी, मगर किसी और पर इस वक्त वह पूरा भरोसा करने को तैयार नहीं था। हालत ये थी कि अब्दुल गनी उनसे उससे बात करने के लिए तरस रहे थे। बेचैन थे वे ये जानने के लिए कि सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए या क्या किए जा रहे हैं। वह कई बार उनके आसपास से गुजरा था। हर बार उन्होंने उसे रोकने और बात करने की कोशिश की थी, मगर वह ये कहने के बाद भागता दौड़ता किसी और तरफ निकल जाता था कि उनसे कुछ देर बाद बात करेगा। और उस वक्त 8 बजे थे। सूर्य धरती के इस सिरे का साथ छोड़ चुका था। जाहिर है चारों तरफ अंधेरा छा जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। राजधानी के किसी और कोने में भले ही हो गया हो, लेकिन महल के अंदर और बाहर किसी भी दिशा में 1 मील तक के एरिया में ज़रा भी अंधेरा नहीं छाया था। ऐसा एलिस की व्यवस्थाओं के कारण था, उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण जिनमें वह सुबह से जुटा पड़ा था। उस सारे इलाके में जिसकी उसने घेराबंदी की थी, सूर्यास्त हो जाने के बाद उतनी रोशनी भले ही न रही हो जितनी सूर्य की कृपा से रहती है, मगर इतनी ज़रूर थी कि अगर कहीं सुई भी गिर जाए तो उसे नंगी आंखों से देखा जा सके। उस वक्त सारा महल जगमग कर रहा था जब हाथ में कागज़ का एक बड़ा सा रोल लिए एलिस अब्दुल गनी के नज़दीक आया। कम से कम आज की तारीख में उस अब्दुल गनी ने उसके चेहरे पर पहली बार शांति और संतुष्टि के भाव देखे थे, बल्कि मुस्कान भी। वही मुस्कान जो किसी भी व्यक्ति के होंठों पर तब और केवल तब देखी जाती है जब उसने कोई ऐसा मिशन पूरा कर लिया हो जिसमें उसकी जान अटकी हुई थी। उनके नज़दीक आते आते एलिस ने कहा, अब मैं आराम से आपके साथ बैठकर एक चाय या कॉफ़ी पीने के मूड में हूँ। हम ये जानने के लिए मरे जा रहे हैं कि नाजुक कहाँ है और उसकी सुरक्षा के तुमने क्या इंतजाम किए। कॉफ़ी या चाय पीने के दरमियान आपको वही सब बताऊंगा। एलिस ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा था, क्या लेंगे। अब्दुल गनी केवल इतना ही कह सके, तुम जो लेना चाहो ले सकते हो, हमारी अभी कोई इच्छा नहीं। मैं जानता हूँ जब तक कुछ आएगा तब तक आपकी इच्छा भी हो चुकी होगी। उनकी मानसिक अवस्था को अच्छी तरह समझते हुए उसने मुस्कुराने के साथ कहा, और फिर वहीं मौजूद सेना के एक कैप्टन से कहा, 2 कॉफ़ी लेकर आओ। कैप्टन तुरंत हुक्म का पालन करने के लिए दरवाजे की तरफ घूमा और अपने भारी जूतों से ठक ठक की आवाज़ करता कमरे से बाहर निकलता चला गया था। तो चलिए दोस्तों, काला अंग्रेज़ के दूसरे भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।